चलो जी वीर जवानों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है, ठीक है। बस 50 क्वेश्चंस के अंदर चैप्टर्स को कवर करना है, ठीक है। हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं परसेंटेज के, ठीक है ना। और आज हमारा सेकंड पार्ट है ये, और सेकंड पार्ट में हमें आज जो बचे हुए 30 क्वेश्चन हैं उनको कवर करना है, ठीक है। तो हमारा इन 2 वीडियोज़ में लास्ट, अगर थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो उसके बाद देख लेंगे, तीसरी वीडियो अपलोड करा देंगे, ठीक है ना। तो 3 वीडियो के अंदर आपका पूरा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपके बेसिक जो परसेंटेज के बारे में आपके सब बेसिक क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप आओ जरा क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस बाई 20%। अगर चावल के जो मूल्य है, जो कीमत है, उसको 20% घटा दिया जाए। अ पर्सन परचेज 6 kg मोर राइस फॉर द अमाउंट ऑफ 1200 रुपी। मतलब वही कहना चाह रहा है कि अगर आपके चावल के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है तो वो व्यक्ति आज 6 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। कितने रुपए खर्च करके? 1200 रुपये। उसमें इसने ये बात ना बोल करके कि भैया आज खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सेंस इसका वही है कि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कि मतलब अगर वो पहले 1200 रुपये में कुछ चावल खरीदता होगा, जैसे ही हमारा रेट रिड्यूस हुआ है, घटा है, तो आज वो उन्हीं 1200 रुपये में 6 किलो और अधिक खरीद पाता है। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमने पूछा, फाइंड द प्रेजेंट रेट पर केजी ऑफ राइस, मतलब उसका आज का रेट क्या है, प्रेजेंट रेट क्या है। फाइंड द ओल्ड रेट पर केजी ऑफ द राइस, राइस का पहले उसका राइस का जो रेट था वो क्या है। फाइंड द ओल्ड क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी, हमें राइस की क्वांटिटी बतानी है, ओल्ड क्वांटिटी, पहले वो कितने किलो खरीदता था। और चौथा क्वेश्चन है फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ द राइस इन केजी, नई क्वांटिटी बतानी है कि आज वो कितने किलो खरीद पाता है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी गई है। चाहे कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म होगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आराम से लगा पाएंगे। यदि चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाती है तो एक आदमी 1200 रुपये में 6 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। तो पहला क्वेश्चन है तो चावल की वर्तमान प्रति किलोग्राम दर ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है चावल की पुरानी प्रति किलोग्राम दर ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है चावल की पुरानी मात्रा किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है चावल की वर्तमान मात्रा किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो चलो भैया देखो एक बार, जैसा कि हमने कल एक कॉन्सेप्ट अच्छे सीख लिया। कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, मतलब मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। अभी फिलहाल क्वेश्चन में कंसेप्ट ये है कि 1200 रुपये पहले खर्च करता है, 1200 ही आज खर्च कर रहा है, मतलब खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है भाई साहब। तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, उसकी खपत का। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो खपत डिक्रीज, और अगर प्राइस कम हुआ तो खपत बढ़ेगी, अगर खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो, ठीक है। फिलहाल इसने बोला है कि जो प्राइस है, जो मूल्य है वो क्या हो गया, 20% रिड्यूस हो गया। 20% का मतलब है 1/5। जो प्राइस है वो क्या हो गया है, 5 से 4, ठीक है। तो प्राइस क्या हो गया, 5 से 4 हो गया है। और जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो क्या हो गई है, 4 से 5। कंजम्पशन क्या हो जाएगी, प्राइस अगर कम होगा तो खपत बढ़ेगी, अगर खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा भैया। तो पहले वो खरीदता था इतना, आज वो खरीदता है इतना, खपत कितना बढ़ गई इसकी, 1। क्वेश्चन में इसने बोला है क्या, 6 kg अधिक खरीद पाता है। तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 6 kg। 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 4 × 24, 24 kg। और 6 पंजे 30, 30 kg। कहने का मतलब यह है कि पहले खरीदता था वो 24 किलो, आज खरीदता है वो 30 किलो। आपके 2 क्वेश्चन के आंसर आ गए। क्वांटिटी पूछी थी फाइंड क्वेश्चन में, फाइंड द ओल्ड क्वांटिटी ऑफ द राइस इन केजी एंड फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी। तो नई वाली क्वांटिटी मतलब नई क्वांटिटी, मतलब चौथे क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा ये है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा ये है। ये पुरानी मात्रा है और वो नई मात्रा है। पहले खरीदता था 24 किलो, आज खरीदता है 30 किलो। क्लियर पॉइंट, ठीक है। फिलहाल इसने क्वेश्चन में रेट भी पूछा था। पहले क्वेश्चन पूछा है प्रेजेंट रेट बताओ, पहले क्वेश्चन में पूछा है प्रेजेंट रेट, ठीक है। और सेकंड में पूछा है ओल्ड रेट। तो प्रेजेंट आज उसका रेट क्या है, देखो रुपये खर्च करता है 1200, रुपये खर्च करता है 1200 रुपए में आज वो कितना खरीदता है जरा बताने के बाद, 30 किलो खरीदता है। आज खरीदता है वो 30 किलो, 0 से 0, 3 से 4 बार, 3 चौक 12। तो आज का उसका रेट है 40 रुपये पर केजी। आज का रेट क्या है उसका, 40 रुपये पर केजी। और सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है रुपये यहां भी 1200 ही खर्च कर रहा है वो, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में बोला गया था क्या, फाइंड द ओल्ड क्वांटिटी या ओल्ड रेट बताना है। तो ओल्ड रेट कैसे बताएंगे भैया, पहले वो कितना खरीदता था 24 किलो, तो 1200 रुपये में पहले खरीदता था वो 24 किलो, 24 पंजे 120,
₹50 पर केजी। तो चारों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, चाहे तुमसे वो क्वांटिटी पूछे तो आप क्वांटिटी पे काम कर देंगे, अगर आपसे रेट पूछे तो आप रेट निकाल देंगे। क्लियर पॉइंट। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को एक तरीके से मैं और सोल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछी जाए क्वांटिटी तो आप जाओगे रेशो वाले मेथड से, ये वाला तरीका बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि यहां प्राइस का रेशो निकालो, कंजम्पशन का रेशो निकलता है, खपत आप डायरेक्ट खपत निकाल सकते हैं इसे डायरेक्ट एकदम, लेकिन इसमें एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ जाता है। अगर हमें रेट चाहिए होता है तो हम उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। देखो, पहले हम खपत निकालेंगे कि कितनी कितनी मात्रा वो पहले यूज कर रहा था, मतलब पहले कितना खरीद रहा था, आज कितना खरीद रहा है वो, उसके बाद हम निकालेंगे इसका रेट। ये डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में तुमसे रेट पूछा जाए तो आप डायरेक्ट रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे जरा वो समझो, पहले आप इस क्वेश्चन को समझो और उसके बाद आओ जरा कि क्वेश्चन में हम रेट कैसे फाइंड करेंगे, वो उस पर आ जाओ। तो हम रेट कैसे निकालेंगे जरा वो देखो। एक ही क्वेश्चन से हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं जो समझने हैं, ठीक है। चलो जी भैया, देखो 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 देखो, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व कैसे किया जाएगा जरा वो देखो। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा रेट, तो आप जिस तरीके से मैं कराऊंगा आप करेंगे क्वेश्चन को उस तरीके से सोल्व। अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाएगा क्वांटिटी मात्रा, तो आप करेंगे जैसे हमने अभी सोल्व करा था ऐसे, ठीक है। अगर तुमसे रेट पूछा जाएगा तो आप रेट कैसे निकालेंगे आप जरा वो समझे। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि भैया प्राइस 20% रिड्यूस हो गया। आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, मान के चलो आप कहीं भी जाते हो दुकान के पास में, जाके बोलते हो भैया लो 1200 और हमें कुछ किलो चावल जो भी आप लेके आते हो, आपको नहीं पता भाई रेट क्या, कुछ नहीं पता आपको सिर्फ इतना पता है कि मैंने दुकान वाले को 1200 देने हैं, मुझे दुकान वाले को 1200 देने हैं, मुझे दुकान वाले को 1200 देने हैं और वो मुझे कुछ मात्रा में चावल दे देगा। जैसे ही आप दुकान वाले के पास अगले दिन गए, उसने बोला भैया आज चावल के रेट 20% रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है जी भैया, कोई बात नहीं। तो भैया वो बोलेगा कि भैया चलो जी, मर गया, ठीक है। देखो 1200 रुपये दिए उसने, और उसने बोला भैया आज रेट 20% रिड्यूस हो गया है। उसने बोला भैया हमें रेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस हमें इतना बता दो आप सिंपल सा कि कितने किलो आप मुझे अधिक चावल मिल जाएंगे। उसने बोला भैया आज जिस हिसाब से आज रेट कम हुआ है, 20% रेट कम हो चुका है, तो आज आपको 6 किलो अधिक चावल खरीदने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज रेट क्या हो गया, कम हो गया। तो इन्हीं 1200 रुपये में रेट कितना कम हुआ, 20%। 20% रेट कम हुआ है, इसी की वजह से 12 दूनी 24, 240 रुपये, मतलब जितनी मात्रा तुम रोज खरीदते थे उतनी मात्रा खरीदने के बाद, मान लो आप हर दिन डेली 20 किलो 30 किलो 40 किलो 50 किलो खरीदते हो, तो आप 50 किलो तो खरीद लेंगे, प्लस आप 240 रुपये और बचा लेंगे, क्योंकि रेट आज कम हो गया 20% भाई। तो उसने बोला भैया मुझे पैसे वापस मत दो, मुझे ये 240 रुपये के आज के रेट के हिसाब से, कौन से रेट के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से मुझे ये जो 6 किलो चावल अधिक मिल रहे हैं, मुझे तुम वो दे दो आज के रेट के हिसाब से। मतलब 240 रुपये में वो आज के रेट के हिसाब से 6 किलो अधिक चावल खरीद पाएगा। तो 6 से कितनी बार, 6 चौक 24। तो आज का जो रेट है, न्यू रेट जो है वो है 40 रुपये पर केजी। ये आज का रेट है, न्यू रेट है, बस ये बात ध्यान रखनी है, न्यू रेट। नया वाला रेट आएगा, कौन सा वाला रेट आएगा, नया वाला। तो नया वाला रेट क्या है, 40 रुपये पर केजी। अब तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताओ भैया पुराना रेट क्या है, इसी क्वेश्चन तरीके से तुम्हें पुराना रेट निकालना हो। तुम्हें पता है कि जो प्राइस जो रेट थे वो 20% रिड्यूस हुए थे। 20% का मतलब है 1/5। अगर प्राइस पहले 5 था तो आज प्राइस कितना हो चुका है, 4। अगर ये पुराने प्राइस हैं तो आज क्या है, नए प्राइस हैं 4। और क्वेश्चन में बोला गया है कि आज का जो प्राइस है वो कितना है, 40। तो 4 बराबर 40, तो 5 बराबर कितना, 5 बराबर 50। तो आज का जो रेट है वो है 50 रुपये, 50 रुपये पर केजी। तो आज का रेट है 50 रुपये पर केजी का। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें रेट निकालना हो, रेट निकालने के लिए आए तो आप इस तरीके से जाएंगे। और अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछे जाए मात्रा, क्वांटिटी, तो जैसे हमने पहले किया था रेशो वाले तरीके से, तो आप क्वेश्चन वैसे सोल्व करेंगे। क्लियर है भाई साहब पॉइंट, ठीक है। तो हमने एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो आप एक बार देखो इस क्वेश्चन को। हाँ दुष्यंत, अच्छा बन गई बात।
चल तो कोई ना, मैं अभी बताऊँ तेरे से, बस तो मुझे टाइम दे दे, अभी आधा पौन घंटे का, बस एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, आ जाएगा तो फिर ठीक रहेगा, फिर कोई ना। ठीक है भाई। चलो जी भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 22। चलो, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, जो रेक्टेंगल मेंसुरेशन चैप्टर के बारे में जानते हैं, क्षेत्रमिति, उन पे क्वेश्चन कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। देखो, मैं एक ही क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब अभी जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आयत के। आयत पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पहले समझेंगे। देखो, ठीक है ना, जरा मैं इसकी थोड़ी निप डाउन कर लूं, अभी ठीक है, ठीक है। चलो जी, अब पहले जरा एक बार समझो रेक्टेंगल पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, पहले आप वो बात समझे। देखो जी, रेक्टेंगल आयत जो होता है आप जानते हो, वो होता है लेंथ और ये होती है उसकी चौड़ाई, ब्रेथ। ठीक है, ये है उसकी लंबाई और ये है उसकी चौड़ाई, और ये होता है इसका डायगोनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण। ठीक है ना। तो जो हमारा इसका क्षेत्रफल होता है, जो इसका एरिया होता है, जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी। ये क्या होता है? इसका लेंथ गुणा चौड़ाई। ये क्या होता है? इसका क्षेत्रफल। ये होता है इसका एरिया। ठीक है जी। इसका पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप क्या होता है इसका? परिमाप होता है इसका 2L प्लस बी। तो इसका पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है इसका? 2L प्लस बी। इसका जो डायगोनल होता है, जो इसका विकर्ण होता है, वो क्या होता है? रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जो इस पे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अब तीनों के तीनों के ऊपर देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। देखो, सबसे पहले हम काम करते हैं कि भैया इस एरिया के फॉर्मूले पर क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गए इसके फॉर्मूले, पहली बात। आओ जरा इसके एक बार हम करते हैं, इसके एरिया पर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं वो समझो। तुमने अभी ऐसा कॉन्सेप्ट कर भी लिया है, जो हमारा एरिया होता है, जो एरिया होता है लेंथ गुणा चौड़ाई बराबर होता है इसका एरिया, इसका होता है क्षेत्रफल। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट टाइप इस पे क्या बनता है, जैसे हमने अभी कल भी हमने सीखा था ना वो वाला, P गुणा C बराबर E, बिल्कुल सेम टू सेम 3 टाइप ऐसे ही फॉर्म होते हैं इसके एरिया के क्वेश्चंस पे भी। चलो जी, तो पहला टाइप इसमें बनेगा कि भैया वो बोलेगा क्वेश्चन में एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्षेत्रफल बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, जैसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही, उसके एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसकी जो लेंथ है वो 20% इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज बोले, डिक्रीज बोले, कुछ भी बोले, चाहे वो परसेंटेज 20 दे, चाहे वो 16/2/3% दे, फ्रैक्शन में लिख, कुछ भी लिखे, बस तुम एक ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो। वो बोलेगा लेंथ पर इतना प्रभाव पड़ा, 20% लेंथ इंक्रीज हो गई, तो बताओ उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो ब्रेथ है, उसको हम कितना परसेंट रिड्यूस कर दें ताकि उसके एरिया पर, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है। देखो, इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं, ये बात हो गई। अगर एरिया पर प्रभाव ना पड़ा तो लेंथ जो हो जाएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसका? ब्रेथ का। जितना ज्यादा लेंथ बढ़ता जाएगा उतनी ही ब्रेथ कम होती चली जाएगी, जितनी लेंथ कम होती चली जाएगी उतनी ही ब्रेथ, चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन ने बोला है कि लेंथ जो है भैया वो 20% इंक्रीज हो गई है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो जो लेंथ है वो क्या हो गई है? 5 से 6। अगर लेंथ 5 से 6 हो गई है तो तुम्हें जो चौड़ाई है वो क्या करनी पड़ जाएगी? जो ब्रेथ है वो क्या करनी पड़ेगी? ब्रेथ करनी पड़ेगी 6 से 5। ब्रेथ क्या करनी पड़ जाएगी? 6 से 5। तो बताओ भैया ब्रेथ कितना कम हो गई है? जो चौड़ाई है वो कितना कम हो गई है? तुम्हें चौड़ाई को 1 कम करना होगा। चौड़ाई पहले कितनी थी? 6। पहले थी 6 इंटू 100%, 2 से 3 और 2 से 50, क्या 2 से 50, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 50/3%। 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 16 48, बचेगी 2, 16 से ही 2/3% रिड्यूस करनी होगी, कम करनी होगी। 16 से ही 2/3%। तो एक तरीका तो क्वेश्चन इस पे ऐसे बनता है। पहली बात, या तो वो तुम्हें लेंथ पे प्रभाव देगा या तुम्हें वो ब्रेथ पे प्रभाव देगा। ठीक है, तुम्हें चौड़ाई भी बोल देगा कि चौड़ाई कम हो गई है, ज्यादा हो गई है, कि उसके एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर चौड़ाई पे बोलेगा तो फिर हम लेंथ का जो अनुपात होगा उसको चेंज कर देंगे, उसको बदल देंगे। क्लियर पॉइंट। तो एक क्वेश्चन तो इसमें बनता है ऐसा, पहला। इस पे दूसरा टाइप कैसा बनता है जरा वो समझो। दूसरा टाइप से बनेगा
दूसरा टाइप बनेगा इस पर लेंथ ब्रेथ बराबर क्या हो जाएगा हमारा गुणा एरिया। क्वेश्चन में बोला जाएगा लेंथ भैया 30% हमारी लेंथ इंक्रीज हो गई है, ब्रेथ 20% डिक्रीज हो गई है, तो बताओ उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, फिर वही बात मैंने कल भी एक बात बताई थी, जहां भी दो चीजें आपस में गुणा में होती हैं और उसके रिजल्टेंट पे प्रभाव पूछा जाए कि बताओ यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहां हम सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर 30% लेंथ अगर 30% बढ़ गई और चौड़ाई 20% डिक्रीज हो गई है, तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम डायरेक्ट इसमें सक्सेसिव भी लगा देंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है 30 प्लस माइनस के 20 प्लस 30 गुणा माइनस के 20 बटे 100%। चलो जी, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10 और ये 0 से 0 0 से 0, यहाँ बनेगा माइनस के 6, तो कितना आ गया प्लस के 4। प्लस के 4 आने का मतलब है अगर प्लस का आया तो इंक्रीज और अगर माइनस का आएगा तो डिक्रीज। तो इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एरिया 4% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला मेथड तब के लिए बढ़िया है जब हमारे पास जो परसेंटेज है वो कैसे हैं एग्जैक्ट, जैसे 30%, 20%, 10%, 40%। अगर हमारे परसेंटेज कैसे आ जाए, अगर हमारे परसेंटेज आ जाए फ्रैक्शन में, तो फिर हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन में बताता हूं मैं, इसी क्वेश्चन को रेशो वाले मेथड से सोल्व कैसे किया जाएगा वो समझो। हर एक तरीके से क्वेश्चन को समझना है, बिल्कुल कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट हमसे छूटना नहीं चाहिए। 30% का मतलब 3/10 है और 20% का मतलब 1/5 है। रेशो वाले तरीके से क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, जो लेंथ है वो क्या होगी भैया इसकी 10 से 13 इंक्रीज होगी ना, लेंथ होगी 10 से 13, लंबाई होगी 10 से 13, जो ब्रेथ है वो क्या होगी, 5 से, ब्रेथ हो गई है 5 से 4। कहना भैया इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, देखो जी, तो पहले एरिया कितना था 10 पंजे 50, आज एरिया हो गया 13 चौके 52। तो जो एरिया है वो कितना बढ़ गया, एरिया इंक्रीज हो गया 2, किससे 50 से, इंटू 100%। 50 से कितनी बार, 2 बार, तो कितना 4% इंक्रीज हो गया। तो रेशो वाला मेथड भी आपको बहुत अच्छे से सोल्व करना आना चाहिए। क्लियर पॉइंट। तो ये अब देखो यहाँ चाहे परसेंटेज तुम्हारे फ्रैक्शन में आ जाए, चाहे 16 से 2/3% हो, चाहे 33 से ही 1/3% हो, फ्रैक्शन में तो तुम उनको लिख ही सकते हो। 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6, 33 से 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप आराम से रेशो वाले मेथड से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। तो इस पर एक टाइप बनता है ये, कौन सा, जब लेंथ और ब्रेथ दोनों पर प्रभाव पड़े। क्लियर पॉइंट। चलो जी आ जाओ, इस पे जो बनता है हमारा टाइप नंबर 3 इसी फॉर्मूले पर, तो वो कैसे बनता है जरा वो समझो। जो हमारा टाइप नंबर 3 है उस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं जरा वो समझो एक बार। टाइप नंबर 3 में ये बोलेगा कि भैया उसकी जो लेंथ है वो 20% इंक्रीज हो गई है, उसका जो एरिया है वो 8% इंक्रीज हो गया है, तो बताओ उसकी ब्रेथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात आई समझ में। या तो वो लेंथ पे पूछेगा या तो ब्रेथ पे पूछेगा, या तो इसका परसेंटेज देगा, इसका परसेंटेज देगा, तुमसे ब्रेथ पूछेगा, या तो इस पे चेंज, या इसका परसेंटेज देगा, इसका परसेंटेज देगा, तुमसे लेंथ प्रभाव पूछेगा। ठीक है ना। तो देखो अब तुमसे अगर ब्रेथ पे पूछा है तो तुम ब्रेथ को कैसे लिखोगे, एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, एरिया अपॉन लेंथ। या फिर अगर तुमसे लेंथ पर पूछेगा तो तुम क्या लिखोगे, एरिया अपॉन ब्रेथ। कुल मिला के कहना इतना है कि ब्रेथ हो या लेंथ हो वो हमेशा नीचे ही आएगा, एरिया हमेशा या एरिया का अनुपात हमेशा ऊपर ही आएगा। क्लियर पॉइंट। फिलहाल देखो क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, ब्रेथ पे पूछा है ना, तो हम ब्रेथ पे ही पहले इसको सोल्व करके दिखाते हैं क्वेश्चन को कि ब्रेथ पे क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। इसने बोला एरिया भैया तुम्हारा कितना हो गया 8% इंक्रीज हो गया है। 8% का मतलब कितना होगा, 4 से 2 बार, और 100 कितनी बार जाएगा 25 बार। तो हमारा जो ब्रेथ लिख लेगा वो कैसे लिख लेगा, एरिया अपॉन लेंथ से। एरिया का मतलब अनुपात ऊपर, एरिया हो जाएगा हमारा कितना, एरिया हो गया हमारा 25 से 27, एरिया हो गया हमारा 25 से 27, वो भी इंक्रीज हुआ है, बड़ा है। अगर कम होता तो 25 में से 2 घटा देता, अगर डिक्रीज कर देता तो 8%। ठीक, ऐसे ही लेंथ 20% इंक्रीज हुई है, 20% का मतलब 1/5। तो जो हमारी लेंथ है वो क्या हो गई 5 से 6, जो हमारी लेंथ है वो क्या हो गई है 20% इंक्रीज। तो पहले कितनी थी 5 से प्लस कर देंगे, इंक्रीज हुआ है तो प्लस और डिक्रीज होता तो माइनस। 5 से 5 बार, 3 से 2 बार, और 3 से 9 बार। ठीक है, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10, और ये क्या है इधर 9। ये हमारे पास किसका रेशो आ गया, ब्रेथ का। तो ब्रेथ जो है वो हमारी क्या हो गई 10 से
9 हो गई है, मतलब पहले 10 थी, आज कितना हो गई है 9। कितना डिक्रीज हो गई है भैया, 1 घट गई। 1 कम होगी किससे, 10 से, इंटू 100%। तो 10% की क्या आ गई इसमें कमी, 10% की कमी। तो ये हमारा रेक्टेंगल पे जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो ये हमारे इस तरीके के 3 क्वेश्चन, इस एक फॉर्मूले पर हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको सिखा दिया अच्छे तरीके से। या तो वो एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पूछेगा, लेंथ और ब्रेथ पे किसी एक पे प्रभाव देगा और दूसरे पे पूछेगा। सेकंड क्वेश्चन में तुमसे क्या क्या बोलेगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों पर कुछ ना कुछ प्रभाव देगा, कम बोले ज़्यादा बोले कुछ भी बोले, ठीक है। तो फिर एरिया पर प्रभाव पूछेगा। तीसरा टाइप क्या बनता है, या तो लेंथ पर प्रभाव देगा, इस पर देगा इसे पूछेगा, या इस पर देगा इस पर देगा इसे पूछेगा। कोई दिक्कत तकलीफ है, जैसे पूछे वैसे क्वेश्चन सोल्व करा जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से रेक्टेंगल के एरिया पर 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। मैंने तीनों के तीनों आपको समझा दिए। तो तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस वाले क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे अभी। देखो, तो ये कौन से नंबर का क्वेश्चन हमारा, जो टाइप नंबर फर्स्ट हमने सोल्व करा था उससे हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये हमारे जो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो सब मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से। तो आप आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 33/1/3%। तो लेंथ जो है वो कितना इंक्रीज हो गई, 33 सही 1/3%। कह रहा है कि बाई वॉट परसेंट शुड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी रिड्यूस्ड टू नो चेंज इन इट्स एरिया। यदि एक आयत की लंबाई को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। पहले वाला टाइप, क्षेत्रफल पर कोई बदलाव ना हो। तो लेंथ जो है वो 33 सही 1/3% क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। तो पूछा है तो लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसका, ब्रेथ का। जितना लंबाई बढ़ेगी उतना ही चौड़ाई कम करी जाएगी, जितनी लंबाई कम होगी उतनी ही चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। अगर क्षेत्रफल पर तुम चाहते हो कोई प्रभाव ना पड़े तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो क्या बना रहे, हमेशा कांस्टेंट बना रहे। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो जो लंबाई है वो क्या हो गई है, 3 से 4 बढ़ाई है ना। 33 सही 1/3% इंक्रीज 3 से 4। तो जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी, 4 से 3। तो ब्रेथ हो गई हमारी क्या, एक कम हो गई किससे, 4 से, इंटू 100%। तो 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो 25% हमें क्या करनी पड़ेगी, 4 से 3 करनी पड़ेगी, मतलब 25% हमें क्या करना पड़ेगा, कमी। 25% की क्या करनी पड़ जाएगी हमें, कमी। तो हमें चौड़ाई को 25% कम करना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो बस मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, लेकिन इस एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म हो सकते हैं मैंने सब आपको बताया। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, तो रेक्टेंगल पे जो हमारा भी क्वेश्चन बचा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है जो रेक्टेंगल पे हमारा बच गया अभी, वो है इनका पैरामीटर। अगर पैरामीटर पे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे चलो जी, कैसन हो गया बे। अगर पैरामीटर पे क्वेश्चन आएगा तो तुम रेक्टेंगल में तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। डायगोनल पे आ जाए, पैरामीटर पे आ जाए तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, जरा वो समझो। देखो, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा तुमसे क्या होता है इसका पैरामीटर, क्या होता है इसका परिमाप। इसका परिमाप होता है P बराबर 2L + B। देखो जी, अब डिटेल में क्वेश्चन देखो सोल्व करेंगे नहीं, ठीक है। डिटेल करने का मतलब क्या बनता है, आप जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझे। बस आप ये समझ लें, क्वेश्चन में जब भी तुमसे पैरामीटर पे चेंज पूछा जाएगा, जब भी तुमसे बोलेगा कि बताओ आयतन के परिमाप पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो उसे लेंथ, अगर लेंथ 10% बढ़ा दिया तो उसे ब्रेथ को भी 10% ही बढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों परसेंटेज उसको हमेशा सेम ही रखने पड़ेंगे अगर वो चाहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आए। हमेशा लेंथ अगर 10% बढ़ाएगा तो चौड़ाई को भी 10% ही बढ़ाएगा, और हमेशा ऐसा होगा कि जो पैरामीटर है, जो परिमाप है, वो भी हमेशा 10% इंक्रीज होगा। बस डायरेक्ट। अगर लेंथ तुम्हारी 10% बढ़ा दी जाए, ब्रेथ तुम्हारी 10% बढ़ा दी जाए, तो पैरामीटर भी, परिमाप भी 10% इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट। बस डायरेक्ट ये बात तुम्हें एकदम याद रखनी है। यही कहानी है तुम्हारी डायगोनल के साथ। डायगोनल होता है √L² + B²। अगर तुम्हें उससे क्वेश्चन पे डायगोनल से क्वेश्चन पूछना है तो उसे हमेशा लेंथ अगर उसने 20% डिक्रीज कर दी तो उसे ब्रेथ को भी 20% ही डिक्रीज करना पड़ेगा। दोनों परसेंटेज को हमेशा उसे सेम रखना पड़ेगा। उसका कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे जो साइन ऑफ प्लस में होता है ना कि मल्टीप्लाई में, कॉमन ही नहीं आएगा। फिर अगर ये परसेंटेज हमारे दोनों सेम नहीं हुए तो इसमें कॉमन बाहर नहीं आएगा। कॉमन बाहर नहीं आएगा तो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आएगा। साइन देखो यहाँ भी कैसा प्लस का, ठीक है ना। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें।
बस आप इतना ध्यान रखो कि जब भी लेंथ और ब्रेथ के दोनों परसेंटेज हमेशा, अगर उसे पैरामीटर पे क्वेश्चन पूछना है तो लेंथ और ब्रेथ का उसको परसेंटेज हमेशा सेम ही रखना होगा, ठीक है। और जो ये दोनों परसेंटेज सेम है वही सेम परसेंटेज पैरामीटर पे प्रभाव पड़ेगा, तो पैरामीटर भी 10% इंक्रीज हो जाएगा। जैसे बोला डायगोनल पे आ जाओ, विकर्ण पे, विकर्ण में क्या बोला, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। लेंथ अगर 20% डिक्रीज होगी तो ब्रेथ को भी 20% ही डिक्रीज करना पड़ेगा, और क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, तो जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, वो भी 20% ही रिड्यूस हो जाएगा, वो भी 20% ही रिड्यूस हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ना फॉर्मूले में कुछ वैल्यू रखनी है, बस दोनों बातें अच्छे से रट लो। तो ये रेक्टेंगल से बनने वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो रेक्टेंगल से फॉर्म होते हैं। क्लियर पॉइंट। अब देखो बनने को इसमें क्वेश्चन और क्या बन सकता है, जरा बात को समझो। मैं एक क्वेश्चन इसमें और क्या नया क्वेश्चन बना सकते हैं रेक्टेंगल में, अगर उसे पूछना हो तो वो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है रेक्टेंगल के अंदर, आयतन के अंदर, जैसे आयत के अंदर तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन में वो कि बताओ अगर डायगोनल 20% इंक्रीज हो जाए, अगर डायगोनल विकर्ण अगर 20% इंक्रीज हो जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल, उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अगर वो तुमसे बोले क्वेश्चन में कि भैया उसका जो डायगोनल है वो हमने 20% क्या कर दिया है, 20% इंक्रीज कर दिया है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल, उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके, आयतन के, आयत के, सॉरी आयतन नहीं, आयत, आयतन तो वॉल्यूम होता है, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर उसका जो विकर्ण है, उसका जो डायगोनल है वो 20% इंक्रीज हो गया। अब तुम्हें एक बात पता है, अगर डायगोनल 20% इंक्रीज हुआ है तो ये बात बिल्कुल तय है कि भैया उसकी लेंथ भी 20% ही इंक्रीज हुई होगी और उसकी ब्रेथ भी 20% ही इंक्रीज हुई होगी, बिल्कुल उसकी लेंथ भी 20% ही इंक्रीज हुई होगी और उसकी ब्रेथ भी 20% ही इंक्रीज हुई होगी, ठीक है। अगर ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम इंक्रीज हुए हैं और हमें क्या निकालना है इसका एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ अगर 20% बढ़ी और ब्रेथ भी 20% बढ़ी, परसेंटेज दोनों सेम सेम एग्जैक्ट हैं। आप लोग जानते ही हैं कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L/B, लेंथ गुणा ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ भी 20% इंक्रीज और ब्रेथ भी 20% इंक्रीज, दोनों ही किस में है, ये मल्टीप्लाई में। अगर दोनों ही गुणा में है तो तुम्हें पता है कि तुम यहाँ सक्सेसिव आराम से लगा सकते हो, तो लगाओ भैया सक्सेसिव का फॉर्मूला 20 प्लस, देखते ही क्वेश्चन का आंसर एकदम फटाफट बता देना है, बटे में 100, तो कितना हो गया, 0 से 0, 20 और 20 40 और 4 44, कितना हो गया 44%। क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 44% इंक्रीज हो जाएगा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत तकलीफ किसी को, ठीक है जी। अब देखो हमने एक ही रेक्टेंगुलर क्वेश्चन लिया और उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी। यही तरीके से हमें सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि बस एक क्वेश्चन करवा दिया और आगे बढ़ गए। एक ही टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बताने हैं आपको, ठीक है। आओ जरा इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में तुमसे क्वेश्चन बोला गया क्या, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। और हमें सारे के सारे क्वेश्चन सीखने हैं कि स्क्वायर पे कैसे कैसे क्वेश्चन हैं जो फॉर्म हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ये है तुम्हारा स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, जिसको बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग का जो एरिया, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया। पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है, 4a, ठीक है। यहाँ खड़े हो जाओ और चारों तरफ घूम जाइए, ये होता है पैरामीटर। तो 4a, 4a, a, कितना हो गया 4a, ये इसका पैरामीटर हो गया। एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया, डायगोनल, विकर्ण, इसका जो विकर्ण होता है, इसका जो डायगोनल होता है वो होता है √2a, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए। चलो जी इन दोनों को भूलो फिलहाल, अभी बात करेंगे सिर्फ एरिया पर। यहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे फॉर्म होता है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है ना कि लेंथ 10% इंक्रीज हो गई है, तो जो भुजा है उसको 10% बढ़ा दिया गया है, ठीक है जी। 10% इंक्रीज बढ़ा दिया गया है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है एक ए का स्क्वायर, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर भुजा पहले 10 थी तो आज भुजा कर दी गई है 11। अगर भुजा पहले क्या थी 10 तो आज भुजा क्या कर दी गई है 11। भुजा थी पहले 10, आज हो गई है भुजा 11, 10% इंक्रीज हो गई है। तो जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, भुजा पहले 10 थी तो पहले एरिया कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, आज कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, तो यहाँ 100 और यहाँ 121, तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया 21 इंक्रीज हो गया किससे, 100 से, इंटू 100%। तो जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा साहब 21%। तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा 21%। क्लियर पॉइंट। तो ये हमारा एरिया हो गया,
ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पे हमारा परसेंटेज कैसा था, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। अगर हमारा परसेंटेज होता फ्रैक्शन में तो हम रेशो वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान के चलो ऐसा होता कि भुजा 16/2/3% इंक्रीज हो गई है, 33 सही 1/3% इंक्रीज हो गई है, 37 सही 1/2% इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो क्वेश्चन रेशो वाले मेथड से करो आराम से सोल्व। लेकिन अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हमारा एग्जैक्ट है तो वहाँ हम क्वेश्चन में बिल्कुल सक्सेसिव का यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब आप समझ पा रहे होंगे, देखो सक्सेसिव के कितने सारे यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए मैंने सक्सेसिव को तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से समझाया था ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। अब देखो एरिया के अंदर आता है ए इंटू ए, दोनों मल्टीप्लाई में है। बोला था भुजा जो है वो 10% इंक्रीज हो गई है, 10% और 10%, ठीक है। दोनों का क्या है, स्क्वायर है, दोनों ही किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो अब डायरेक्ट सक्सेसिव लगाएंगे, 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, ये कितना हो गया 20, और यहाँ से लग जाएगा 1, तो 20 और 1 21% की वृद्धि। 21% क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, 21% इंक्रीज। तो देखो आपने सक्सेसिव भी एरिया के फॉर्म में यूज कर दिया। क्लियर पॉइंट, रेशो वाले मेथड से भी सीख लिया, सक्सेसिव से भी सीख लिया, एरिया निकालना। चलो जी, अब आते हैं बारी इस बात पे कि अगर हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा ऐसे दिया हुआ हो, क्वेश्चन बोले कि भैया एरिया जो है वो 44% इंक्रीज हो गया, तो बताओ उसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल इसके वर्ग की भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एरिया कितना हो गया है, आप लोगों को पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a²। तो जो भुजा है वो क्या हो जाएगी साहब, एरिया का रूट, एरिया का रूट। तो एरिया 44% इंक्रीज हो गया। अगर एरिया पहले 100 था तो आज एरिया हो गया 144, आज एरिया हो गया 144। हमें क्या चाहिए, भुजा। भुजा क्या होती है, एरिया का रूट। जो हमें एरिया दिया हुआ है उसका हम क्या कर देंगे, रूट। तो पहले एरिया था 100, हमने उसका रूट कर दिया। आज एरिया है कि 44, हमने उसका रूट कर दिया। तो जो भुजा है वो क्या आ जाएगी 10, और यहाँ कितना आ जाएगी 12। तो जो भुजा है वो पहले 10 थी, आज कितना हो गई है 12। कितना बढ़ गई, 2/10। तो भुजा कितने % इंक्रीज हो गई है, भुजा इंक्रीज हो गई है 20%। तो अगर एरिया पर प्रभाव देगा भुजा पे पूछ सकता है, भुजा पे देगा तो एरिया पे पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा इसके वर्ग पे क्वेश्चन। वर्ग के जो क्वेश्चन बन सकते हैं एरिया पर, हमने वो तुम्हें बता दिए। अब बारी आती है, चलो जी, अब बारी आती है इसके विकर्ण और परिमाप पे। क्वेश्चन बोलेगा कि इसका परिमाप, अभी आपने फॉर्मूला लिखा था 4a होता है, इसका विकर्ण आपने देखा था अभी क्या होता है, √2a होता है, ठीक है। अगर परिमाप पे क्वेश्चन पूछे कि भैया उसकी जो भुजा है वो 10% इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, तो परिमाप जो होता है वो होता है 4a। पता है 4 का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, तो पैरामीटर ही जो है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, भुजा पर। जितनी भुजा बढ़ेगी उतना ही परिमाप बढ़ेगा, बात खत्म। उसने बोला भैया भुजा जो है वो 10% बढ़ गई है। अगर भुजा 10% बढ़ गई है तो उसका पैरामीटर भी 10% इंक्रीज हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, बात खत्म। क्लियर पॉइंट, बहुत बढ़िया। अब देखो डायगोनल में से भी यही कहानी है, डायगोनल होता है √2a। √2 का कोई रोल नहीं है। बोलेगा भैया इसकी जो भुजा है वो 20% इंक्रीज हो गई, 20% बढ़ गई है। अगर भुजा 20% इंक्रीज हो गई, भुजा अगर 20% इंक्रीज हो गई तो उसका डायगोनल भी 20% ही इंक्रीज हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर है पॉइंट। देखो दोनों कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे से, जितनी भुजा बढ़ेगी उतना ही परिमाप बढ़ेगा, उतना ही पैरामीटर बढ़ेगा। जितनी भुजा इंक्रीज हो, यह इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कुछ भी हो चाहे, ठीक है। भुजा अगर यहाँ 20% इंक्रीज हो गई तो हमारा विकर्ण भी 20% इंक्रीज हो जाएगा, बात खत्म। या उल्टा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी देखो पूछा जा सकता है पेपर में बिल्कुल, कि भैया किसी भी वर्ग का जो परिमाप है, जो पैरामीटर है वो 30% इंक्रीज हो गया, तो बताओ उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पैरामीटर अगर 30% इंक्रीज हो गया तो पैरामीटर जितना बढ़ता है उतनी ही भुजा भी बढ़ती है। इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि भुजा भी 30% ही इंक्रीज हो गई है। और मुझे क्या चाहिए, एरिया। और एरिया में हम सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एरिया होता है a²। तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे 30 + 30 + 30 इंटू 30/100, 2 0 से 2 0, कितना हो गया भैया 60 और 3 69, 69% क्या हो जाएगा, इंक्रीज, वृद्धि। बोलो कि दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं है। तो मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन समझा दिया। इसमें वो तुमसे यहाँ भी ये भी कह सकता था कि भैया डायगोनल अगर 30% इंक्रीज हो जाए तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो जितना डायगोनल इंक्रीज या डिक्रीज होगा उतना ही उसकी भुजा भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी, और उसके बाद हम फिर इसका एरिया निकाल देंगे। चलो जी, तो जितने क्वेश्चन वर्ग पे बन सकते थे मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चन वर्ग पे बता दिए हैं। बहुत बढ़िया जी। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? ये क्वेश्चन नंबर 23 था, और ये क्वेश्चन नंबर एक वृत्त। अच्छा, सर्कल वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े यहाँ से गायब हो गए हैं, क्वेश्चन ठीक तरीके से लग नहीं पाया है। चलो जी भैया, ये आ गया हमारा फिर क्यूबॉइड पर। चलो, इससे पहले हम सीखेंगे एक बार क्वेश्चन हम एक बार पहले सीखेंगे क्वेश्चन यहाँ। ये जो क्वेश्चंस हैं वो हैं सर्कल के। हिंदी में तो लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो हमारा कट गया थोड़ा सा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन समझा ही दूंगा कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के बनते हैं सर्कल पे। बारी आती है सर्कल की। वृत्त, ये होती है उसकी त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस। ये होती है उसकी क्या? परिधि, सरकमफ्रेंस। देखो पैरामीटर बोल देते हैं उसमें, तुम्हारे जो वो था अभी रेक्टेंगल स्क्वायर, उसमें बोलते हैं पैरामीटर, और उसी पैरामीटर को यहाँ भी पैरामीटर ही है एक प्रकार से वो, लेकिन बस उसको सरकमफ्रेंस कह देते हैं, परिधि कह देते हैं। वहाँ परिमाप, यहाँ परिधि, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, जो परिधि होती है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। इसका जो एरिया होता है वो होता है πr स्क्वायर। इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है? πr स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चंस पे, और उसका जो वो जो होता है डायामीटर, इसका जो होता है व्यास, जो होता है डायामीटर, तो डायामीटर हो जाता है इसका कितना? 2r। ये तीन फॉर्मूले, और तीनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं जरा वो समझे। सबसे पहला काम हमारा एरिया पर ही है। मैं तुमसे बोलूं किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर 20% इंक्रीज हो जाती है, 20% बढ़ जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। पाई तो सब कांस्टेंट है, पाई का तो कोई रोल ही नहीं है। तो एरिया जो है वो तुम्हारा क्या है? डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे? आर स्क्वायर पर। ठीक है, तो मैं इस आर स्क्वायर को ऐसे भी कह सकता हूं आर इंटू आर। देख लो, सेम बिल्कुल वही कहानी होगी। आर इंटू आर, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई में, और उसके रिजल्टेंट पे प्रभाव पूछा हुआ है, तो हम यहाँ भी सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसने बोला इसकी जो त्रिज्या है वो 20% बढ़ गई है। अगर 20% बढ़ गई है तो 20 + 20 + 20 इंटू 20/100, 2 0 से 2 0, ये कितना हो गया? 40 और 4 44। तो इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है? क्षेत्रफल इंक्रीज हो गया है 44%। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन हमें रेशो वाले में, अब देखो आप ये समझो कि क्वेश्चंस को ना हमें बहुत जल्दी से करना सीखना है, नहीं तो इसी एक क्वेश्चन पे बहुत सारा समय निकाल के समझाया जा सकता है कि नहीं भैया पहले प्रॉपर एक फॉर्म में वैल्यूज पुट करो, उस तरीके से सोल्व करो। ऐसा बिल्कुल नहीं सीखना, हमें बस जानना ये है कि इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जा सकता है, बात खत्म। ठीक है, फालतू का दिमाग बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है। इसी क्वेश्चन को रेशो वाले मेथड से भी कैसे किया जा सकता था जरा वो समझो। त्रिज्या अगर 20% बढ़ गई है, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर त्रिज्या पहले 5 थी तो आज त्रिज्या हो गई है 6। त्रिज्या अगर पहले 5 थी, रेडियस अगर पहले 5 थी, तो आज रेडियस कितना हो गई है? 6। ठीक है जी, तुम्हें पता है कि, चलो मैं एक बार इस क्वेश्चन को प्रॉपर लिख के दिखाई देता हूँ। πr स्क्वायर पहले था एरिया इतना, आज हो गया एरिया पाई, मान लो नई वाली जो रेडियस है वो r डैश है का स्क्वायर। ठीक है, पाई तो कॉमन दोनों में से पाई से पाई हट जाएगा। इसकी पहले जो रेडियस थी वो कितनी थी? 5, तो 5 का स्क्वायर। नई जो रेडियस हो गई वो कितना हो गई? 6, तो 6 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया। तो कितना? 25 से 36। कितना बढ़ गया भैया ये? 25 से, ये 36 लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ, एक बार ठीक करता हूँ इसको। 25 से 36, तो कितना बढ़ गया भैया ये हमारा? 11। एरिया बढ़ गया 11 किससे? 25 से, इंटू 100%। 25 से 4 बार और 11 चौक 44, तो एरिया 44% इंक्रीज हो गया। तो क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये रेशो वाले मेथड से भी करवा दिया और डायरेक्ट सक्सेसिव लग के भी क्वेश्चन सोल्व करवा दिया। ठीक है, तो ये अगर वृत्त के एरिया पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किया जाएगा। क्लियर है जी? चलो जी, अब और क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है भैया वृत्त पे? तो क्वेश्चन वृत्त पे ऐसा पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन में पूछेगा तुमसे, बताओ भैया
सर्कल की जो त्रिज्या है वो 20% इंक्रीज हो गई है। कितना? 20% इंक्रीज। तो बताओ उसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी सरकमफ्रेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परिधि होती है 2 पाई आर। देखो 2 पाई पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ना, 2 पाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस जो है वो तुम्हारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है किसकी? उसकी त्रिज्या पर, रेडियस पर। तो सरकमफ्रेंस जितना बढ़ेगा उतनी त्रिज्या बढ़ेगी, जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतना ही सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, जितनी रेडियस कम होगी उतनी ही सरकमफ्रेंस भी कम होगी। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेशन, ठीक है। तो इसने बोला भैया त्रिज्या 20% बढ़ गई है। अगर त्रिज्या 20% इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, तो सरकमफ्रेंस भी 20% ही इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात खत्म। क्लियर पॉइंट ये? ठीक है, ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस की कहानी। एरिया बता ही दिया, बचा कौन? हमारा डायमीटर। देखो जी भैया, डायमीटर में क्या होता है, जरा इस बात को समझ लो। डायामीटर में क्या हो जाएगा उस बात को और समझ लो एक बार। चलो जी, डायामीटर जो व्यास होता है वो होता है 2r। क्वेश्चन में बोलेगा भैया रेडियस इंक्रीज हो गई, तुम्हारी त्रिज्या हो गई है कि चलो इस बार घट गई है, हर बार इंक्रीज क्यों, डिक्रीज भी ले लो। त्रिज्या जो है वो हमारी 30% घटा दी गई है, डिक्रीज कर दी गई है। तो बताओ उसके व्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्यास होता है हमारा 2r, ठीक है। 2 क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो हमारा जो डायामीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर? उसकी रेडियस, त्रिज्या पर। तो अगर त्रिज्या 30% क्या हो गई? डिक्रीज हो गई है, तो उसका व्यास भी 30% ही डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। बात खत्म। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिल्कुल एकदम, ठीक है। क्लियर पॉइंट?